अब जो हमने इक्वेशन और अभी गतियां पढ़ी हैं उसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वन डायमेंशनल मोशन में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल निरूपण देखने जा रहे हैं कि ये सारी घटनाएं ग्राफ से कैसे दी जा सकती है, ग्राफ से इसको कैसे समझाया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझना पड़ेगा। बेसिकली ग्राफ एक मैथमेटिकल टूल है। ग्राफ जो है वो मैथमेटिकल टूल है, एक प्रकार की मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज से हम किसी भी घटना को एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, पूरी घटना को हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं और जानकारी दे भी सकते हैं। आपने देखा होगा मेडिकल साइंस में भी जो ईसीजी कराते हैं उसमें ग्राफ बनता है ना। तो बहुत सारी कोई भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए उसका ग्राफ बनाया जाता है। तो बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी बातों को केवल ग्राफ के द्वारा, आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में रन रेट को दिखाने के लिए ग्राफ बनता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम विभिन्न जीवन की पहलुओं पर ग्राफ का यूज करते हैं, और ये ग्राफ का यूज इसलिए होता है ताकि हम पूरी घटना को एक साथ विश्लेषण कर सकें, उसको कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, हमारे सामने घटना मैथमेटिकली सामने एक पेज पर हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो क्या आप ग्राफ का सेंस आ गया आप में कि ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो घटना होती है, ट्रेन चल रही है, पहले वो त्वरित हुई, फिर वो मंदित हुई, फिर वो रुक गई, तो ये सारी घटनाओं को आप एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने का एक निश्चित तरीका है, पैटर्न है, और वो पैटर्न मैथमेटिक्स बेस्ड है। आप अपने मन से कुछ भी ग्राफ नहीं बना सकते। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको फॉर्मूलों पर जाना पड़ेगा, जो ग्राफ की y और x राशियां हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनका संबंध देखना पड़ेगा फॉर्मूले से, तभी आप ग्राफ बना पाओगे। तो मैं आपको कुछ YGS ग्राफ मेकिंग टेक्निक बता, ठीक है? ये फटाफट आप ध्यान रखना, जिससे हम जो आगे ग्राफ बनाएंगे वो आपको पकड़ना आसान होगा कि क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है? तो ये YGS ग्राफ मेकिंग टेक्निक है। और अच्छे से देखिए, देखिए ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के बीच खींचा जाएगा। ये ओरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है, हम जहां से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? अब जैसे आप इस तरफ बढ़ते हो तो ये एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस मानते हैं, ओके? जनरली क्या होता है, एक्स एक्सिस पर जो रहते हैं वो हम जो राशि रहते हैं वो कांस्टेंट या वेरिएबल, नॉन वेरिएबल राशि या इंडिपेंडेंट, मतलब जो डिपेंड नहीं करती, वो एक्स पर लेते हैं। जैसे हम समय लेंगे, है ना, समय जनरली हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ओके? और यहां पर हम डिपेंडेंट राशियां लेते हैं। अब एक्स और वाई का रिलेशन will set the nature of curve. अब x और y का रिलेशन सेट करेगा कि इसके बीच ग्राफ कैसा बनेगा। वो ग्राफ जो हमें फिजिक्स में जनरली काम आते हैं, जिनका एक निश्चित पैटर्न होता है। राशियों में ये संबंध होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये सरल रेखा का समीकरण है। क्लियर? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। इसमें जो m है ना, ये m tan थीटा कहलाता है। इसे हम ढाल या प्रवणता या स्लोप भी कहते हैं। क्लियर? ये बताता है कि उस सरल रेखा की ढाल प्रवणता क्या होगी, और m की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप या जीरो स्लोप तीनों संभव है। तो ये डिसाइड करता है, ये वाला फैक्टर, कि स्लोप क्या होगी y और x के बीच अगर आपने सरल रेखा बनाई। c को बोलते हैं इंटरसेप्ट कांस्टेंट।
हिंदी में बोलेंगे अंताखंड नीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट ग्राफ तो बनाते हैं और सी के बारे में सोचते नहीं है, और यही पॉइंट है, सी डिसाइड करता है, डिसाइड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ये डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट का कहां होगा। ओके, और सी की वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। मतलब ये यहाँ डिसाइड करेगा कि ये मूल बिंदु से ऊपर स्टार्ट होगा कि नीचे। अगर कांस्टेंट प्लस सी है तो ऊपर से चलेगा, ग्राफ स्टार्ट होगा, और अगर जीरो है तो मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, अगर सी नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट। तो स्टार्टिंग कहां से करना है सरल रेखा की, वो आपको सी बताता है, इंटरसेप्ट कांस्टेंट। ओके, तो समीकरण की आपको इससे तुलना करना पड़ती है। सरल रेखा का समीकरण, इससे कोई भी दिया गया समीकरण, इससे तुलना करना पड़ती है। इससे ये डिसाइड हो जाता है कि अगर y समानुपाती x है, मतलब y और x दोनों की घात 1 है, तो वो हर हालत में सरल रेखा ग्राफ बनेगा। ओके, फिर आप उसकी ढाल और कांस्टेंट आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, आप खुद बताना इसकी ढाल और अंतःखंड कांस्टेंट क्या है। ये y है और ये x है, और मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, और मैं चाहता हूं कि एक और ग्राफ बना दूं, चौथा, 5। कितने, अब तो ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5, और ये है मूल बिंदु। ओके, 5 सरल रेखा ग्राफ दिए हैं। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो आप अच्छे से समझा पाओगे कि ये ग्राफ में इक्वेशंस क्या रहे होंगे, किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका अंतःखंड नीता क्या है, ये सब आप बता सकते हो। चलिए मैं ही बताता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ देखें तो ये मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये स्टार्ट यहां से है, और अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ पर c बराबर क्या होगा, c बराबर होगा, अब हम यहाँ पर x बराबर ओरिजिन पर x बराबर 0 रखें। अगर ओरिजिन पर मैं x बराबर 0 रखूं तो y बराबर प्लस सी, इसका मतलब है y बराबर इसमें प्लस सी। ये y बराबर प्लस सी है, मतलब y एक्सिस पर ये इतनी वैल्यू से स्टार्ट है। x 0 रखेंगे ना, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 नहीं, y कोऑर्डिनेट प्लस सी है। इसका मतलब है इस फॉर्मूले में प्लस सी से अगर है तो यहां से स्टार्ट। अब आप स्लोप की बात करें तो यहाँ आप ऐसा कैलकुलेट करना, और अब आप देखें, हमेशा ध्यान रखना, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से नापते हैं। एक्स एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दें, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज स्लोप पॉजिटिव होती है, और एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज स्लोप को नेगेटिव। एक्स एक्सिस से नीचे वाला जो है, नीचे वाला क्लॉकवाइज है ना, 3 के बाद 4 बज रहा है, 3 के बाद 4 बज रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। 3 के बाद 2 बजे तो ये पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? और अगर ऐसा फ्लैट ही है तो ये जीरो स्लोप। ओके, तो यहां से आप देखें ये थीटा कैसा है, प्लस थीटा है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें एम जो है वो प्लस टेन थीटा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, और सी भी क्या है, पॉजिटिव। क्लियर हो गया बात को? ये पहला ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो इसका मतलब ये तभी बनेगा जब ये चीज, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, है ना। अच्छा, अब दूसरे ग्राफ पर आ जाए तो आप देख रहे हैं दूसरे ग्राफ मूल बिंदु से चालू हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है? मूल बिंदु से चालू हो रहा है। अगर ये मूल बिंदु से चालू हो रहा है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है और x कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो ऑब्वियसली c 0 रहेगा। c 0 होगा तभी तो y कोऑर्डिनेट, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो यहां से है। इसका मतलब है कि हम, और स्लोप देखें तो ये प्लस थीटा है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्लोप तो पॉजिटिव है, प्लस टेन थीटा है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो 0। क्यों? क्योंकि इस ये मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। अब ये देखें, ये माइनस y एक्सिस, तो ये जो है ये y बराबर माइनस सी रहा, x कोऑर्डिनेट तो 0, लेकिन अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहा होगा, तभी ये नीचे से स्टार्ट। स्लोप की बात करें तो फिर से आप देखें, स्लोप पॉजिटिव। हम कहेंगे भाई थर्ड ग्राफ का स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये ग्राफ यहां से बनता है। अब फोर्थ ग्राफ पर आ जाए तो आप देख रहे हैं फोर्थ ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लेकिन स्टार्ट तो यहां से हो रहा है, तो मतलब इसका सी क्या है, प्लस वाई है।
हम कहेंगे कि इसका जो ये ग्राफ तभी बनेगा जब y की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। अगर y जो है नियत है, y नियत है और m क्या है, जीरो, स्लोप क्या है, जीरो। y अगर कांस्टेंट है और स्लोप जीरो है तो ऐसा ग्राफ, ये सरल रेखा। यहां देखें ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि y क्या है, माइनस, तो y नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट है ना, और स्लोप क्या है इसकी, जीरो। तो आपने देखा कि सरल रेखा ग्राफ बनाते समय आपको इस प्रकार से एनालिसिस करना पड़ता है। जब भी y और x का ये संबंध हो तो सरल रेखा बनेगा, लेकिन वो सरल रेखा कहां से स्टार्ट होगा, उसकी स्लोप क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया। ओके, इसको नोट कर लें आप। अब हम ये x है और ये y है और ये मूल बिंदु है 0 0। अब आपको बताना है कि इन ग्राफ को रीड करना है, ये ये थोड़ा और ले लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक और बनाम दे दो, 5 और ये क्लियर। चलो इन ग्राफ, ये सारे के सारे सरल रेखा और आप y प्रोपोर्शनल टू इसमें जनरली माइनस एक्स लगेगा, सभी में नहीं लगेगा, कुछ में माइनस एक्स लगेगा, मतलब दोनों की पावर 1 हो। तो माइनस का मतलब है ये जो m है वो नेगेटिव आना है। ओके, तो लेकिन आपको कंपेयर करना है कि किसमें m और c क्या होंगे, ये आप बता सकते हो। ओके, जरा लिख, आपको पता है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये y जो है वो प्लस c है और स्लोप नापने के लिए आप ये x अक्ष की है, हमेशा स्लोप x अक्ष से ही नापते हैं, लेकिन जब आप ऐसा जाएंगे तो ये माइनस स्लोप होगा, माइनस। इसका मतलब ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब y और x समानुपाती हो और इसमें स्लोप जो है वो माइनस टेन थीटा है लेकिन कांस्टेंट हो। इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ऐसा अगर कोई समीकरण है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा और ये आपको फिजिक्स में कई जगह देखने को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या इन जगहों पर कई जगह आपको इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। ओके, सेकंड नंबर पर आए तो आप देखें स्लोप तो माइनस थीटा है लेकिन कांस्टेंट क्या है, जीरो है। यहाँ सी क्या है, जीरो है, तो हम देखेंगे एम नेगेटिव है और सी जीरो। इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण केवल y बराबर mx, ये समीकरण होगा, मतलब इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। थर्ड वाले का देखें तो स्लोप तो नेगेटिव है और कांस्टेंट भी नेगेटिव है, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ये समीकरण होगा और स्लोप भी नेगेटिव और कांस्टेंट भी। थर्ड वाले को भी आपने देख लिया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पर, तो फोर्थ पर आप देख रहे हो कि y तो प्लस सी है, तो y है प्लस कांस्टेंट, स्लोप क्या है इस केस में, सी है ना, ये हम ऑलरेडी पिछले वाले में भी देख चुके हैं कि स्लोप अभी भी क्या है इसकी, जीरो, और y क्या है, प्लस कांस्टेंट। अच्छा, ये एक नया आया है, अब इसको बताएं आप, ये ग्राफ कब बनेगा, जो एक्स एक्सिस पर ही है। तो अगर आप इसमें देखें ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है पांचवा वाला कि स्लोप तो जीरो है और y बराबर भी क्या है, जीरो, मतलब c बराबर भी क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है, स्लोप भी जीरो, तो इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट जीरो। जब y कांस्टेंट नहीं है, प्लस माइनस कांस्टेंट ना होके y भी जीरो है, तब आपको ग्राफ ऐसा, अगर x एक्सिस पे जा रहा है मतलब y की वैल्यू क्या है, उस समय जीरो, चेंज नहीं हो रही है। ओके, जीरो ही है ना, तो ये ग्राफ बताइए, ये बहुत कम बनता है लेकिन फिर भी बता रहा हूं अगर ऐसा बने तो इसका मतलब क्या है। अब तो अपन आ जाए सिक्स्थ नंबर की ग्राफ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये y इसमें माइनस नेगेटिव कांस्टेंट है ना, और स्लोप भी क्या है, नेगेटिव है, नहीं स्लोप क्या है, सॉरी जीरो, स्लोप तो जीरो है लेकिन जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और माइनस साइन के साथ, तो ग्राफ इस टाइप का छठवां जाना पड़ेगा।
क्लियर हो गया? स्ट्रेट लाइन के मैंने आपको सारे ग्राफ बता दिए, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन का कोई भी ग्राफ नहीं, इन्हीं में से कोई ना कोई ग्राफ बनता है। बस y बराबर mx प्लस c से समीकरण मैच होना चाहिए, y और x की राशियां समानुपाती होना चाहिए और दोनों की पावर 1 होना चाहिए, तो डेफिनेटली सरल रेखा ग्राफ ही बनता है। ओके, तो YGS ग्राफ मेकिंग टेक्निक का अगला जो पार्ट है वो है पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो y और x एक्सिस के मध्य पैराबोलिक ग्राफ तब बनता है जब y और x इस प्रकार से संबंधित है। यदि y समानुपाती है x स्क्वायर के, मतलब y के ऊपर पावर 1 है और x के ऊपर पावर 2 है, तब ये ग्राफ डेफिनेटली पैराबोला। अच्छा, पैराबोलिक ग्राफ में ये खासियत होती है कि दो प्रकार का होता है, या तो इंक्रीजिंग स्लोप होता है या डिक्रीजिंग स्लोप होता है। तो अगर आप यहाँ टेंजेंट खींचे किसी बिंदु पर और अगर आप देखें कि इसकी स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस प्रकार का जो ग्राफ होता है ये इंक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला ग्राफ कहलाता है और y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रिलेशन से बनेगा। जिसके ऊपर भी पावर 1 हो, y के ऊपर पावर 1 है, उसकी तरफ आपको कर्व शिफ्ट करना है, तो उसकी तरफ y की तरफ अगर आप कर्व को शिफ्ट करोगे तो वो इंक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला बनेगा। मतलब m बराबर tan थीटा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, x एक्सिस से बढ़ता जा रहा है। दूसरा होता है डिक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला, और ये तब बनता है जब x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, मतलब x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला बनेगा। अब आपको ग्राफ की स्लोप को क्या करना है, x की तरफ मोड़ देना, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है उसकी तरफ मोड़ देते हैं। तो आप अगर टेंजेंट खींचोगे तो आप देखेंगे कि टेंजेंट का जो स्लोप है थीटा है वो कम होता जा रहा है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप कम होने के कारण हम इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला या घटते हुए स्लोप का पैराबोला। तो फाइनल है कि पैराबोलिक ग्राफ तब बनते हैं जब y और x समानुपाती हैं, किसी एक के ऊपर पावर 1 हो और दूसरे के पावर ऊपर पावर 2 हो, तो डेफिनेटली वो परवलयाकार समीकरण ही बनाते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक स्पेशल पैराबोला भी होता है, वो ये होता है। ठीक है, ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ax माइनस bx, ये समीकरण। जैसे प्रक्षेप गति में आप देखोगे, प्रक्षेप गति में इसी प्रकार का परवलय बनने वाला है, तो ये भी पैराबोला है, परवलय है, लेकिन ये क्या है, परवलय पूर्ण परवलय है। इसमें आप देखें तो पहले स्लोप क्या हो रही है, देखें जरा कि पहले स्लोप क्या हो रही है। आप स्लोप को ध्यान से देखना, पहले स्लोप थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और यहाँ थीटा क्या होगा, 0, टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के समांतर है। यहाँ माइनस थीटा 1 माइनस थीटा। तो आप देख रहे हैं इसमें पहले स्लोप क्या हो रही है, घट रही है, पहले स्लोप घट रही है, बढ़ नहीं रही है, पहले स्लोप घट रही है, फिर घट के शून्य हुई और फिर ये ऋणात्मक स्लोप। तो इसमें m जो है, स्लोप जो है, पहले घटेगी फिर शून्य होगी, शून्य कहां होगी, टॉप पर, और फिर घटेगी। आप देखिए और घट रही है, नेगेटिव होना मतलब फिर से फिर नेगेटिव होकर घटेगी। समझ गया? इस प्रकार से स्लोप होता है ये पैराबोला की, पहले घटती है फिर जीरो होती है घटते घटते, फिर वो नेगेटिव भी हो जाती है। तो इस प्रकार के पैराबोला को इस इक्वेशन के द्वारा लिखते हैं। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है y और x में, तो वो ये परवलय बनता है। ठीक है, इसको हम प्रक्षेप गति में देखे जाए। तो तीनों पैराबोलिक आपको क्लियर हो गया होंगे। यस बोले तो हटाएं इसको।
अब मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग बताता हूँ पैराबोला कर्व की डिटेलिंग क्या होती है। देखिए, अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टाइप के पैराबोला आप देखते हो ग्राफों में जनरली। ये पहला जो पैराबोला है वो इस टाइप से, ठीक है। दूसरा पैराबोला इस टाइप से हो, तीसरा पैराबोला इस टाइप से हो, और चौथा पैराबोला। मैंने कंप्लीट पैराबोला एक्चुअल में हम क्या करते, केवल आधा पैराबोला ही देखते, एक पैटर्न को ही देखते। ये y है और ये x है, ये माइनस x माइनस y है ना, तो कंप्लीट पैराबोला ये होता। ओके, अब ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है और y की तरफ जा रहा है। तो ये पैराबोला तब बनता है कि y बराबर kx, k मतलब कांस्टेंट जो मैंने 4a लिखा था, तो y बराबर kx स्क्वायर या y समानुपाती x स्क्वायर, तो ये वाला पैटर्न होता है। हम केवल इतने भाग को देखें और ये बताता है कि y और x में ये संबंध, y इक्वल्स टू y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और इसे हम कौन सा बढ़ता स्लोप या घटता स्लोप क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। आपको दिख रहा है कि स्लोप क्या हो रहा है, हम इसको बोलेंगे बढ़ता स्लोप का पानी। ओके, ये पहला है। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये इस ग्राफ में माइनस वाई एक्सिस होती है ना, इस ग्राफ में माइनस वाई एक्सिस है, जो y है ये x है और ये माइनस। इसका इक्वेशन एक्चुअल में y बराबर माइनस के एक्स, ठीक है ना, y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर और y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा संबंध हो तो इस टाइप का नीचे की तरफ पैराबोला आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, इस टाइप का पैराबोला फिर वो बनता है। अच्छा, ये वाला है पैराबोला, ये x है और ये y है, और अब आप देख रहे हैं कि ये किसकी तरफ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे x बराबर के वाई। एक मैंने बताया था जिसकी तरफ भी पैराबोला मुड़े उसकी पावर 1 होना चाहिए। तो ये है x बराबर के वाई स्क्वायर, मतलब x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। और आप अच्छे से जानते हैं इसकी स्लोप क्या हो रही है, घट रही है, तो हम इसको बोलेंगे घटती हुई स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस। ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो ग्राफ है तभी बनेगा जब y बराबर माइनस के एक्स, सॉरी y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर नहीं, x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो ये फॉर्मेट पे पैराबोला कोऑर्डिनेट्स को कवर करते हैं। अच्छा, ये आपको चारों पैराबोला क्लियर हो गए। ये एक्चुअल में दो स्पेशल कर्व भी होते हैं, दो स्पेशल विशेष ग्राफ भी होते हैं। एक कहलाता है अति परवलय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपरबोला, ठीक है ना। ये कर्व तो बनता है जब y प्रोपोर्शनल टू 1/x। अगर y और x इस प्रकार से है, अब ये समानुपाती नहीं है, आप देख रहे हैं ये व्युत्क्रमानुपाती है, y समानुपाती x की पावर -2 है, तो ये डेफिनेटली कौन सा ग्राफ बनेगा, अति परवलय। अति परवलय ग्राफ जो होता है वो y और x के बीच खींचा जाएगा, और ये आप देखें अगर x 0 है तो y इनफाइनाइट होगा, मतलब ये अनंत से आएगा, टच नहीं करेगा, सॉरी ये टच नहीं करेगा, और ये इनफाइनाइट से आएगा और ऐसा आएगा और ऐसा। इस प्रकार का ना x को टच करेगा ना y को टच करेगा, इस प्रकार का जो ग्राफ होता है ये अति परवलय ग्राफ। एक पैटर्न रहता है, पहले तेजी से स्लोप कम होती है फिर ऐसे चलता है, ठीक है। इसी का एक भाई होता है जिसे बोलते हैं हम समकोणिक
अति परवलय, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये तब बनता है जब y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो या y प्रोपोर्शनल टू x की पावर। थोड़ा सा ये सब अंतर है बस इसमें, y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर और y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर नहीं है, 1/x व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और हाइपरबोला में थोड़ा सा अंतर है और मैं ये बनाऊंगा एक ग्राफ और ये आपको अंतर से, ये दो ग्राफ हैं, इन दोनों में आपको पहचान लेना चाहिए कि कौन सा बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से स्लोप देखें, जैसे ये एक वाटर, आप जाते होंगे वाटर पार्क वगैरह में स्लाइड्स पर फिसलते होंगे, तो अगर ये दो स्लाइड्स है और आपने यहाँ से फिसलना चालू किया तो आपको क्या लगता है कहाँ ज्यादा स्लोप आपको महसूस हो? ऑब्वियसली आप यहाँ तेजी से नीचे आओगे तो ये स्लोप ज्यादा है, और यहाँ आप अगर फिसलोगे तो इसकी स्लोप आपको कम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये जो है ये मोर स्लोप का, मोर स्लोप इसलिए आएगी क्योंकि ये 2 की पावर से चेंज हो, इसलिए ज्यादा स्लोप होगी। और इसकी पहचान है कि इसकी लेस स्लोप होगी और शेप सेम है लेकिन स्लोप का अंतर है। तो ये वाला जो होगा ये बताएगा y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और ये आपको अति परवलय ग्राफ होता है। और ये वाला जो है ये y प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि ये लेस स्लोप है, इससे डिसाइड किया, इसकी स्लोप कम है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आ गई? इसकी स्लोप क्या है? ज्यादा है, तो ये स्लोप से डिसाइड कर, ये स्लोप ज्यादा वाला अति परवलय कहलाएगा और इसका ये संबंध होता है। और स्लोप थोड़ी सा फ्लैट रहता है, ये फ्लैट वाला रेक्टेंगुलर या समकोणिक अति परवलय कहलाता है, उसका ये संबंध होता है, इसकी स्लोप। अच्छा, मैं एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन से ये आपको और समझा सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और विभव विद्युत विभव V प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है कि नहीं? ओके, अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ ER ग्राफ होगा और कौन सा VR? अगर हम देखें ये फर्स्ट माने और ये सेकंड है, तो आपको बताना है कि ग्राफ 1 कौन सा होगा और ग्राफ 2 कौन सा। तो ये दोनों ग्राफ बने हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ ER और VR ग्राफ क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कहां का क्वेश्चन है ये? स्थिर वैद्युत, 12th में पढ़ेंगे अपन ये चैप्टर। तो स्थिर वैद्युत में ये आपसे क्वेश्चन कहेंगे कि ER और VR ग्राफ में पहचान, तो आपको पहचानना है, तो आपको स्लोप देखना है। आपको पता है ER ग्राफ क्या है? ER ग्राफ तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो ये किसके जैसा है? इसके जैसा है। इसकी स्लोप क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि इस डायग्राम में ग्राफ 1 जो है वो ER ग्राफ है। क्यों है ER ग्राफ? क्योंकि मोर स्लोप क्यों है? क्योंकि ये रिलेशन। और ग्राफ 2 VR ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये लेस स्लोप का ग्राफ। ओके, तो हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आप बनाना सीखे हैं कि कब हमें रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला बनाना है। इतने ही ग्राफ होते हैं, अगर इसके अलावा कोई और संबंध दिखे क्यूब का, रूट का, तो फिर आप समझ जाएं वो जिगजैग ग्राफ कहलाते हैं। मतलब उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, आप उसमें कुछ भी नाप नहीं सकते, तो वो नॉर्मल कर्व कहलाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा हूं, IMP YGS टिप, बहुत महत्वपूर्ण। आप सोचते हैं ग्राफ तो बना है, लेकिन हम ग्राफ से अननोन चीज कैसे निकालें? मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है ये निकालो वो निकालो, ग्राफ से कैसे निकालें? तो ग्राफ से किसी भी अननोन वैल्यू को निकालने का केवल 2 ही तरीके हैं, और मैं आपको वो दोनों तरीके बता रहा हूं। एक्चुअल में अगर y और x के बीच ग्राफ बना है, सपोज ये सरल रेखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना यदि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर z,
मतलब राशि का, तीन राशियों का संबंध ये है अननोन, अननोन क्वांटिटी, समझ गया? अननोन मतलब अज्ञात, अज्ञात राशि। ओके, अगर अज्ञात राशि z, y और x का अनुपात, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये वाला हिस्सा डेल्टा y होगा, ये वाला हिस्सा डेल्टा x होगा, और हम इसको मान लेते हैं, ठीक है? तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और ये हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब स्लोप, ढाल या बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर फॉर्मूले में y अपॉन x से अज्ञात राशि मिलती है, y और x ज्ञात है, ये नोन है, KNOWN, ये नोन है, KNOWN। अगर दो राशियों के अनुपात से z आ रहा है तो वो स्लोप से निकलेगा और ग्राफ की किसी भी चीज से नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये स्लोप से निकलने वाला, स्लोप मतलब टेन। क्लियर? त्वरण जो होता है, त्वरण एक्सेलरेशन, ये वेग है। त्वरण अगर आपको निकालना है a, तो a बराबर होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओके, ये भी किससे निकलेगा? स्लोप से। मतलब वेग और समय ग्राफ का स्लोप टेन थीटा है, और ये त्वरण होता है। विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप वेग बताएगा। तो आप समझ गए ना कि स्लोप से वेग और त्वरण निकालना। तो और आपने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी में आपने देखा था पावर, शक्ति, तो पावर बराबर था वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क और टाइम ग्राफ दिया है तो ये हर हालत में टेन थीटा या स्लोप से ही निकलेगा। अगर आपको पावर निकालना है तो वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप आप यूज करें, स्लोप से पावर निकालना है। तो आपको देखना है कि रिलेशन क्या है। अगर अनुपात का रिलेशन है तो वो स्लोप से निकलता है। पहली टिप क्लियर। दूसरी टिप पर आ रहे हैं कि ये x है और ये y है, और सपोज ये कोई ऐसा ग्राफ है ना, ये 0 है, ये y है, ये x है, और थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको, तो ऐसा लिख लेते हैं, ये a है, ये b है, और ये c। ओके, अब आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ y एक्स, इस टाइप का ग्राफ। अब यदि z बराबर y इंटू एक्स, मतलब गुणनफल, अज्ञात राशि ज्ञात राशियों के गुणनफल से आ रही है, और ये भागफल था। समझ बात को? ज्ञात राशियों का गुणनफल से अज्ञात राशि अगर निकलती है तो अज्ञात राशि z हमेशा ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से ज्ञात करती है। क्या क्लियर? कि एरिया से क्या मिलेगा? एरिया तब यूज करते हैं जब y और x के गुणनफल से अज्ञात वैल्यू को निकालें। उदाहरण से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। सपोज मैं यही देखिए, अगर मैं a डेल्टा t करूं तो a और t ये y एक्सिस पर लिया और ये x एक्सिस पर लिया, तो y इंटू एक्स हुआ, तो a डेल्टा t किसके बराबर होगा? डेल्टा v। तो आप वेग में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। अगर त्वरण और समय ग्राफ दिया हो, a और t ग्राफ दिया हो, तो उससे वेग परिवर्तन निकाला जा सकता है। जैसे यहां देखें, v डेल्टा t, अब v क्या है? y, और डेल्टा t क्या है? x। ओके, और v डेल्टा t अगर है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? v डेल्टा t से हम निकाल सकते हैं डेल्टा x, और डेल्टा x क्या है? वस्तु का विस्थापन। तो अगर वेग समय ग्राफ दिया है तो आप वस्तु का विस्थापन निकाल सकते हैं, लेकिन ये किससे निकाल सकते हो? क्षेत्रफल से। ये किससे निकालोगे? क्षेत्रफल से। इसी प्रकार से अगर पावर और टाइम का ग्राफ दिया है तो वर्क भी निकाल सकते हो। मैं यहां जब लिख देता हूं कि P डेल्टा T बराबर W मतलब कार्य निकाल सकते हो किससे? क्षेत्रफल से। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, और ये तीसरा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि
हमें कोई ग्राफ दिया है तो कौन सी चीज स्लोप से आती है और कौन सी चीज क्षेत्रफल से निकालते हैं। अब क्षेत्रफल के फॉर्मूले आपको पता है, जैसे इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। इसका क्षेत्रफल सम होता है 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग इंटू दूरी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया का फॉर्मूला का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी और इनके बीच की दूरी लंबवत दूरी, दोनों की ये दूरी नहीं, ये वाली, ये कितनी है c इंटू सी। ओके, ये इसका एरिया है। ऐसे आप एरिया से निकालो। बाकी एरिया पता है, सर्किल हो तो पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल हो तो हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, और वर्ग है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये समलंब चतुर्भुज है तो 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग इंटू दूरी। ये क्षेत्रफल के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये दोनों टिप आपको वाईजीएस टिप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये आपको बहुत काम आएंगे जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। आप ग्राफ की लैंग्वेज पढ़ना और समझना सीख गए। हेडिंग है हमारा एक विमीय गति में विभिन्न ग्राफ। एक विमीय गति वन डायमेंशनल मोशन में कई प्रकार के ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ है जिसे हम बोलते हैं विस्थापन समय ग्राफ, या कभी कभी बोलते हैं दूरी समय ग्राफ, एसटी। ओके, ग्राफ बनाते हैं। ये x पर लेना है समय, मैंने आपको बताया था x पर हमेशा इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र राशि लेते हैं, मतलब समय किसी पर निर्भर नहीं करता, समय तो हमेशा चलता ही रहता है, आप समय को रोक नहीं सकते। और यहाँ डिपेंडेंट लेते हैं तो y इक्वल्स टू आपको डिपेंडेंट मतलब s लेना है, s मतलब क्लियर। y और x पर क्या लेना है ये क्लियर हो गया, y यहाँ आएगा और t वहां। अब सपोज मैंने एक ग्राफ बना दिया ये, अब हमें y और x से क्या निकाल सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अगर s इंटू टी करें, गुणा करें, तो गुणा करने से आपको क्या मिलेगा, s इंटू टी करने से क्या मिलेगा और s अपॉन टी करने से क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कि वेग जो होता है, वस्तु का वेग या वेलोसिटी जो v होता है वो ds अपॉन dt होता है, ds अपॉन dt। तो मैंने आपसे कहा था कि ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के जैसा है, इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इसको थीटा ले लें और ये वाला हिस्सा क्या दिखाएगा हमारा डेल्टा s, ना डेल्टा s करते हैं इसको डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, तो ये डेल्टा s और ये डेल्टा t बताएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है ये tan थीटा के बराबर है। तो फाइनल रिजल्ट हो गया है कि वस्तु का वेग st ग्राफ की ढाल के बराबर होता है, मतलब हम कहना चाहते हैं tan थीटा के बराबर होता है, या आप लिखेंगे v बराबर tan थीटा। ये रिजल्ट है और ये आपको याद है कि वस्तु st ग्राफ की अगर आप ढाल निकालोगे तो वो वस्तु का वेग बताती है। क्या बताती है, वस्तु का वेग। और अब आप जानते हैं कि s इंटू टी कुछ भी नहीं, तो s इंटू टी मतलब क्षेत्रफल से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एरिया से कुछ नहीं मिलेगा, केवल स्लोप से हमें वेग निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके, तो ये स्लोप हमने निकाल लिया, इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये s है मीटर में और ये t है सेकंड में, और मैं दो ग्राफ देता हूं। इसका स्लोप है 60 डिग्री, इसका स्लोप है 30 डिग्री। ये a वस्तु है और ये b वस्तु। आपको बताना है VA अपॉन V। दो वस्तुओं के विस्थापन समय ग्राफ दिए गए हैं, इनके स्लोप भी दिए गए हैं और आपको वेगों का अनुपात बताना है। तो आप बहुत क्लियर कर सकते हैं कि वेगों का अनुपात VA अपॉन VB, आपको पता है प्रॉपर्टी, तो आप लिखेंगे tan थीटा A अपॉन tan थीटा B। ओके,
स्लोप के बराबर होता है। तो टेन थीटा ए का स्लोप है 60, तो आप 1060 अपॉन 1030, 1060 की वैल्यू होती है √3 और 1030 होता है 1/√3। √3 ऊपर गया तो ये हो गया 3:1 और यही इसका क्लियर। तो विस्थापन समय ग्राफ से हम वेग को इस तरीके से निकाल सकते हैं। और बताएं आप कि ये है विस्थापन और ये है समय, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये है t और ये है s और ये है ग्राफ, ये है s और ये है t और ये है ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या पढ़ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ये थीटा प्लस है, मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ है। हम लिखेंगे s प्रोपोर्शनल टू t, लिख सकते हैं। क्या ये संबंध सही है? बिल्कुल सही है। s प्रोपोर्शनल टू t है, स्लोप m बराबर tan थीटा और tan थीटा से क्या मिलेगा हमें? वेग। और वेग क्या हो रहा है? अच्छा, tan थीटा कैसा है? कांस्टेंट। देखिए आप, सरल रेखा की ढाल बदलती नहीं है, परवलय की ढाल बदलती है, परिवर्तित होती है, लेकिन सरल रेखा की ढाल परिवर्तित नहीं होती है, बात ध्यान रखना। यहाँ जो थीटा है तो tan थीटा फिक्स है, तो tan थीटा फिक्स इसलिए मैंने लिखा v बराबर कांस्टेंट। इससे हम कहेंगे, पढ़ के कह सकते हैं कि वस्तु नियत वेग से गति कर रही है। ये पढ़ना आना चाहिए। क्या कह रहा है ये ग्राफ? कह रहा है कि वस्तु नियत वेग से गति कर रही है और उसमें त्वरण a कितना होगा? 0 होगा। पढ़ लिया आपने? क्या इतनी जानकारी मिलती है इस ग्राफ से। इस ग्राफ से क्या लगता है? इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये जो स्लोप है ये माइनस t है, तो हम कह सकते हैं कि s प्रोपोर्शनल टू माइनस t है। वस्तु का वेग जो भी है वो माइनस tan थीटा से, और ये जो a है और ये नियत है, ये क्या है? नियत। a जो है वो a क्या है? a इसमें क्या होगा? 0 होगा। a क्या होगा? इसमें त्वरण का मान 0 होगा। और इसमें भी वस्तु नियत वेग से चल रही है, वस्तु नियत वेग से चल रही है। वस्तु कैसे चल रही है? नियत वेग से ही चल रही है, लेकिन इसकी जो दिशा है, दिशा क्या है? दिशा क्या है? विपरीत दिशा। माइनस t बता रहा है विपरीत दिशा। तो वस्तु इसमें नियत वेग से तो चल रही है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है, मतलब ये मूल बिंदु की ओर आ रहा है। ये नियत वेग से तो चल रही है, ये मूल बिंदु से दूर जा रहा है और ये मूल बिंदु की ओर आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ देखें तो यहाँ आपको मिलेगा कि s और t का क्या संबंध है, तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि s कांस्टेंट है, मतलब s t पर निर्भर ही नहीं कर रहा। t की पावर 0, t की पावर 0 का मतलब s t पर निर्भर नहीं कर रहा, s कांस्टेंट है। ओके, s नियत है, देखो ना, ये s जो है वो कांस्टेंट हो गया है। तो s कांस्टेंट होने का मतलब है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 या tan 0। tan 0 मतलब वेग क्या होगा? 0 है। वेग 0 है मतलब वस्तु क्या है? स्थिर। ओके, तो ये आपको तीनों ग्राफ, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों रीड करना आना चाहिए। और ये तीनों ग्राफ आपको रीड करना आ गया। विस्थापन समय ग्राफ ये आप रीड कर सकते हैं। ओके, ये पहला ग्राफ है विस्थापन समय ग्राफ, आप इसको नोट कर लें। ओके, तो सेकंड जो ग्राफ है इसे हम बोलेंगे वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ, ठीक है ना। वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ, क्लियर। दूसरा वाला ग्राफ जो है वो वेग और समय के बीच बनेगा। तो अगर हम y एक्सिस पर v,
v अर्थात वेग ले लें और x एक्सिस पर हम अगर समय ले लें तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा और ये वाला हिस्सा डेल्टा v को बताएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा और डेल्टा t बेस होगा। अब वेग और समय ग्राफ से हम अगर देखें तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेग और समय ग्राफ का जो है त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण या मंदन निकालने के लिए आपको a बराबर आप जानते हैं dv अपॉन dt या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब ढाल या स्लोप। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। रिजल्ट याद रखना है कि त्वरण a बराबर vt ग्राफ की ढाल के से निकलता है, मतलब a बराबर आप टेन थीटा से। क्लियर? ये तो वेग समय ग्राफ की ढाल या स्लोप आप निकालेंगे तो वो आपको त्वरण या मंदन का मान देती है। ऑब्वियसली त्वरण मतलब अगर पॉजिटिव स्लोप होगी और मंदन मतलब नेगेटिव स्लोप। क्यों ना हम ये न्यूमेरिकल अगर इसको वेग दे दें मीटर पर सेकंड में, तब आप बताएं कि त्वरण a अपॉन b का अनुपात क्या है। तो आप कहेंगे त्वरणों का अनुपात, इसमें आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि a का त्वरण और b का त्वरण अगर वेग समय ग्राफ दिया है तो वो भी टेन थीटा से ही आता है और आप लिखेंगे 1060 अपॉन 1030 जो सॉल्व करने पर हमें वैसे ही मिलेगा। क्या मिलेगा, √3 1/√3 मतलब 3:2। क्लियर? इस उसी प्रकार से सेम वेग समय ग्राफ की स्लोप से आप त्वरण निकाल सकते हैं। अब आपको ये तीनों ग्राफ पढ़ना आना चाहिए अगर ये वेग के और समय के ग्राफ। ये है वीटी ग्राफ। चलिए इसको पढ़ें जरा। ये क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि एक पहले तो संबंध क्या है, v और t का ये संबंध, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बनेगा, v और t समानुपाती है, सरल रेखा ग्राफ बनेगा। ये संबंध कह रहा है कि s और t का क्या संबंध होगा, आप बता सकते हो s और t का क्या? मैं बता रहा हूं s और t का ये संबंध। देखो s और t का ये संबंध है, अगर आप ds/dt करें तो 2t हो जाएगा, तो v और t का ऑटोमेटिक आपको ये संबंध। अगर v और t का ये संबंध है इस ग्राफ के लिए तो s और t का क्या रहेगा, तो s और t को आप बोलोगे कि s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। s क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन का ये संबंध रहा होगा इस वस्तु के लिए और वेग का ये संबंध होगा। जरा त्वरण बताओ। तो इस केस में आप कहोगे भाई कि इसको डिफरेंशिएट करो, dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 मतलब कांस्टेंट। हम कहेंगे कि वस्तु का त्वरण क्या है, नियत, नियत कांस्टेंट। ये ग्राफ इतनी जानकारी दे रहा है कि v समानुपाती t, v समय पर निर्भर कर रहा है, s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो त्वरण है वो क्या है, नियत है। त्वरण का मतलब होता है, त्वरण नियत है मतलब वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सेंस है। अरे भाई वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा तभी तो त्वरण नियत है, लेकिन नियत त्वरण से बढ़ रहा है। ये सारी जानकारी इसका उल्टा कह रही है कि v समानुपाती -t है ना, s भी प्रोपोर्शनल टू -t स्क्वायर, और इसमें त्वरण की जगह ये मंदन हो रहा है क्योंकि a क्या है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट नियतांक। और हम कह सकते हैं कि इसमें वस्तु का वेग घट रहा है। जब वस्तु का वेग घटेगा तभी तो मंदन आ रहा होगा। तो इसका की नेगेटिव स्लोप जो बताती है वो मंदन को बताती है, नेगेटिव कांस्टेंट। वस्तु का वेग घट तो रहा है लेकिन नियत मंदन से, एक कांस्टेंट। ये क्या बता रही है कि ये बता रही है कि वेग v कांस्टेंट है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण dv/dt से अगर हम देखें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मतलब वस्तु, ये बता रहा है कि वस्तु नियत वेग से गति कर रही है और त्वरण 0 है, ठीक है ना। क्यों ना आपका एक टेस्ट ले लिया जाए। चलिए अब आप दिमाग चलाइए। समय का ग्राफ है, आप
ग्राफ का कर्व दे सकते हैं कि ये परवलयाकार ग्राफ है। तो परवलयाकार ग्राफ तभी बना होगा जब v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, परवलयाकार ग्राफ है। ओके, और ये तभी होगा v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर जब s प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब रहा होगा। और त्वरण क्या होगा, अगर आप v को डिफरेंशिएट करें dv बाई dt करें तो त्वरण आपको a प्रोपोर्शनल टू टी मिलेगा, जो कि असमान त्वरित गति को बता रहा है। और ये विस्थापन के लिए ग्राफ है। विस्थापन के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन v dt। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपस का रिलेशन हो गया v का s का और a का इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब हम जब त्वरण पर आ जाए तो त्वरण जो है वो असमान त्वरित गति है। इसका मतलब है इसमें त्वरण का मान लगातार बढ़ रहा है। तो इस फॉर्मूला का मतलब है इसमें वेग भी बढ़ रहा है और त्वरण भी लगातार परिवर्ती है, नियत त्वरण नहीं है। वेग और त्वरण लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए ये असमान त्वरित गति कहलाती है। ओके, ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं इसको हटाऊंगा। ये बस ये ग्राफ आप क्लियर कर लें। तो पहला जो हमने ग्राफ बनाया था, अब ये दूसरा ग्राफ देखते हैं। इसको हमने ऐसा लिखा है। अब टेक्निकली देखा जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे y बराबर, इस टाइप का जो ग्राफ है ये इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ। y पर लिया हमने v मीटर पर सेकेंड और x पर लिया है t। तो क्या इक्वेशन, ये t की तरफ जा रहा है तो हम लिखेंगे इसमें v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t। लिखेंगे कि नहीं, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t। तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट t। तो a बराबर होगा dv बाई dt 1/2 t की पावर 1/2 प्लस t की पावर n प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 t की पावर 1/2 माइनस, एक ना ध्यान से, तो 1/2 t की पावर -1/2 है ना, t की पावर 1/2। तो a प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1/2, या ऐसा कहें कि a और रूट t के समानुपाती है। ये हमको एक इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये एक्चुअल में रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समय के साथ टाइम बढ़ने पर a का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, जो मैंने वहां डायरेक्ट लिख दिया था स्लोप देख के। तो मैथमेटिकली भी यही बात यहाँ प्रूफ होती है कि ये ग्राफ परवलय तभी बनेगा जब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t होगा, और या हम लिखेंगे v प्रोपोर्शनल टू रूट t। अब जो त्वरण होता है, पुनः त्वरण जो होता है वो होता है dv बाई dt। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करने जाए तो 1/2 t की पावर n-1 से t की पावर -1, 1/2 को हमने कांस्टेंट ले लिया तो t की पावर -1/2 मतलब a प्रोपोर्शनल टू 1/2। अच्छा, अब a और t का कोई ग्राफ पैटर्न नहीं बनेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि समय बढ़ने पर a त्वरण का मान घटे। ये क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हम इसको मंदन कहते हैं, मंदन। क्लियर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आपको मॉड्यूल में डायरेक्ट लिखा मिलेगा कि इस ग्राफ के अनुसार क्या हो रहा है, त्वरण घट रहा है, त्वरण मतलब ये मंदन वाला केस है, ये डायरेक्ट आपको लिखा मिलेगा। लेकिन ये क्यों होगा, ये मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि इस ग्राफ के अनुसार तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए, है ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला होगा तो फिर मैथमेटिकली हमने देखा कि त्वरण का मान t के मान के बढ़ने पर त्वरण का मान घट रहा है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, मंदन। अब ये मंदन होगा तो वेग का मान क्या हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वेग का मान भी घट रहा है, और ये असमान मंदित गति है। इतनी जानकारी हम इस ग्राफ को देखकर 2 घंटे से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ।
ओके, तीसरा, वेग समय ग्राफ से वस्तु का विस्थापन या दूरी ज्ञात करना, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो बना के देखते हैं एक वेग और समय ग्राफ। ये t है, ये v है, और ग्राफ भी बना लेते हैं। ओके, कोई ग्राफ बना लेते, ये बन गया ग्राफ। इसको थोड़ा सा नीचे भी लेना और इसको भी नीचे, सीधे न्यूमेरिकल से ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको। ये वाला वेग हम ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। ये समय 0, 1, 2, 3 और यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, और ये वेग है मीटर पर सेकंड और समय है सेकंड। अच्छा, इस प्रकार का ग्राफ दिया है और आपको विस्थापन और दूरी निकालना, विस्थापन या दूरी ज्ञात करनी। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आपको रिजल्ट याद है। हम जानते हैं कि विस्थापन बराबर होता है v इंटू टी। भाई v बराबर s अपॉन टी, तो s बराबर v इंटू टी। अब मैंने आपको बताया था कि z बराबर x इंटू वाई अगर आपको दिखे तो ये कैसे मिलेगा? क्षेत्रफल से। तो s मतलब क्या है? vt ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र। ये क्या बताता है? फंडा क्लियर हो गया? अगर आप VT ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप विस्थापन बता सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक की पॉइंट ना बताऊं तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, और वो YGS की पॉइंट है YGS की पॉइंट है, इसके बिना आप गलती कर दोगे, ये फंडे से क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। ये तो पता चल गया आपको कि वेग समय ग्राफ का जो एरिया है वो विस्थापन को बताना, लेकिन ये आपको पॉइंट पता होना जरूरी है, ध्यान रखना है कि विस्थापन क्या है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश। तो विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि को निकालते समय x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल पॉजिटिव व नीचे का क्षेत्रफल नेगेटिव लेकर s बराबर a1 प्लस माइनस a2 से निकालें। क्लियर बात? ये पहला पॉइंट है, आप समझ गए होंगे बात को कि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो जो x अक्ष के ऊपर के क्षेत्रफल है वो पॉजिटिव विस्थापन बताएंगे, पॉजिटिव s बताएंगे, और नीचे का जो क्षेत्रफल है वो नेगेटिव s मतलब नेगेटिव विस्थापन बताएगा। फिर आपको प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए कुल विस्थापन निकाल देना है। विस्थापन निकालते समय एरिया को देखना पड़ता है ऊपर है या नीचे, लेकिन दूरी के लिए दूरी एक अदिश राशि। इसमें दूरी ज्ञात करते समय दोनों क्षेत्रफल पॉजिटिव ही लेते हैं। मतलब दूरी क्या है? आप 4 कदम आगे गए और 2 कदम पीछे आ गए तो दूरी तो 6 कदम होगी ना, इसलिए इस केस में दोनों क्षेत्रफल पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन विस्थापन के केस में अलग है, आप 4 कदम आगे गए और 2 कदम पीछे आ गए तो विस्थापन 2 कदम ही। इसलिए ये की पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ओके, अब आप की पॉइंट्स पता है, फंडा पता है, कॉन्सेप्ट पता है और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये हमारा पहला क्षेत्रफल होगा A1, ये वाला होगा क्षेत्रफल A2। A1 हमें बताएगा S1 और A2 हमें बताएगा S2। क्लियर है? तो जरा S1 को निकालें। S1 बराबर A1, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ओके, सो 1/2 आधार और ऊंचाई है 20, तो S1 आएगा प्लस 20 मीटर। कोई दिक्कत? कि 2 सेकंड तक वस्तु का विस्थापन है 20 मीटर। क्लियर? एरिया से हमें
विस्थापन मिला। अब हम S2 निकालेंगे और वो होगा A2। फिर से यही लगेगा 1/2, आधार कितना है, आधार है 1, आप समझ रहे, आधार है 3 - 2 1, और ऊंचाई है 10। तो ये S2 जो आएगा, अब आपको इसको माइनस लेना है। क्यों लेना है, ये 2 से 5 बार घटा दो, -5। क्या आप बात समझ गए कि अगर विस्थापन देखने जाओगे तो S2 बराबर लेना है -5। अब अगर मैं कहूं विस्थापन बताओ आप, तो विस्थापन होगा, पहले वो गया है 20 मीटर, फिर वापस आया है, नीचे है ना एक्स अक्ष के नीचे, इसलिए माइनस लिया, -5 मीटर, तो विस्थापन होगा +15 मीटर। अब मैं इस क्वेश्चन में कहूं कि दूरी बताओ, तो दूरी 20 मीटर आगे गया, फिर 5 मीटर पीछे आया, लेकिन दूरी में प्लस ही करना है, तो इस केस में दूरी होगी 25 मीटर। ओके, आप ये दोनों आंसर क्लियर हो गए, और ये फंडामेंटल भी क्लियर हो गया कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल से हम विस्थापन और दूरी दोनों ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि विस्थापन के लिए हमें दोनों क्षेत्रफल प्लस माइनस के हिसाब से रखना है, और दूरी के लिए दोनों क्षेत्रफल पॉजिटिव ही। ओके, सॉल्व हो गया।